हे कॉमरेड्स, मैं ऋषभ सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम भारत के भूगोल के संदर्भ में अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कड़ी का यह मेरा तीसरा वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है भारत का भूगर्भिक इतिहास या भारत की भूगर्भिक संरचना। चलिए, जैसा कि ये मेरे पीडीएफ का फ्रंट पेज है, इसमें मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं जिसको आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं। चैनल के संदर्भ में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, इसे भी देख सकते हैं आप। बात करते हैं भारत का भूगोल। मेरे इस पीडीएफ फाइल में हो सकता है टाइपिंग में कहीं कोई गलती हो गई हो। अगर ऐसा कहीं पे भी है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए, अध्याय 2, भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अगर आपको किसी भी जगह का भूगोल पढ़ना है तो वहाँ की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने भारत का भूगोल पढ़ना चाहा। भारत के भूगोल में हमने सबसे पहले उसके सामान्य परिचय का अध्ययन किया। जनरल अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब की राजधानियाँ क्या है, इत्यादि का अध्ययन हमने कर लिया। उसके बाद तुरंत जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का अध्ययन करना पड़ता है। जब तक हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम आगे आने वाले तथ्यों को अच्छे से जान नहीं पाएंगे। इस कड़ी में सबसे पहले यहाँ पे भूगर्भिक संरचना को परिभाषित किया गया है। तो बताया गया है कि पृथ्वी की अंदर भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनका समयानुसार क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना के नाम से जानते हैं। समयानुसार क्रम का मतलब है किसी भी स्थान की जो भी चट्टानी संरचना होती है वो समयानुसार होती है। अर्थात किसी चट्टानी क्रम की उत्पत्ति पहले ही हुई होती है, उसके बाद दूसरी चट्टानी क्रम आता है, उसके बाद फिर तीसरा चट्टानी क्रम आता है। ऐसे ही अभी हम आगे देखेंगे। यह भूगर्भिक संरचना सामान्य तौर पर पृथ्वी के अंदर होने वाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होती है। पृथ्वी पर दो शक्तियाँ काम करती हैं, एक अंदर एक बाहर। अंदर इंडोजेंटिक फोर्सेस, बाहर एक्सोजेंटिक फोर्सेस। अंदर जो कार्य करती हैं शक्तियाँ, उसी के आधार पर किसी भी स्थान की भूगर्भिक संरचना निर्धारित होती है। यहाँ पे लिखा भी गया है, शक्तिशाली विवर्तनिकी शक्तियों का परिणाम होती है। आगे देखते हैं। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के माध्यम से ही चट्टानों, ढलानों, मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुण, खनिजों की उपलब्धता तथा भूमिगत जल संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वी के अंदर मिलती हैं, और जब तक हमें पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना या चट्टानों के क्रम के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम इन सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी
इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का अस्तित्व किसी स्थान विशेष के भूगर्भिक संरचना पर ही निर्भर करता है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने से पहले हम भूगर्भिक समय सारणी पर एक नज़र डालते हैं। भूगर्भिक समय सारणी एक ऐसा एज कैलकुलेटर है जिसके आधार पर हम पृथ्वी के उम्र की बात करते हैं और यह बताते हैं किस प्रकार से समयानुसार किन किन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। चलिए, ठीक, यह है आपका भूगर्भिक समय मापनी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। 60 करोड़ वर्ष पृथ्वी को ठंडा होने में लगा है, जिसे अजीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं। इस 60 करोड़ वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई जीवावशेष नहीं पाया गया है। बचा 4 अरब वर्ष। 4 अरब वर्ष को जीवी महाकल्प के नाम से जानते हैं और इसी 4 अरब वर्ष में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में हुई। अब इस 4 अरब वर्ष पूर्व के कार्यकाल को या कालखंड को हम मुख्य रूप से 5 महाकल्पों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, जीवी महाकल्प को 5 महाकल्पों, 4 युगों, 16 शकों या पीरियड्स में विभक्त किया गया है। इन सब का अध्ययन हम एक सूक्ष्म या संक्षिप्त रूप में यहाँ पर करेंगे। आर्कियन ईरा ये सबसे पहला था। प्रोटोरियोजोइक ईरा ये दूसरा था। तीसरा आपका पैलियोजोइक, चौथा आपका मेसोजोइक, पांचवा आपका सीनोजोइक और छठा आपका जो है या 5A सीनोजोइक, 5B जो है आपका नियोजोइक रहा। इन सब के आगे इनके शक भी दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि क्रम 1 और 2 मिलाकर के प्री कैम्बियन महाकल्प या इयॉन्स के नाम से जानते हैं। यानी इन दिनों को हम प्री कैम्बियन महाकल्प के नाम से जानते हैं और इसमें महत्वपूर्ण पर्वत निर्माणकारी घटना चर्नियन हलचल हुई थी, जिसके कारण आपके अरावली पर्वत सबसे पुराना मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई। मैं 5 महाकल्पों की बात कर रहा था और ये 5 महाकल्प आपके सामने दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5A, 5B करके। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि क्रम 1 और 2 मिलाकर के प्री कैम्बियन महाकल्प के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम इयान्स की संख्या से भी जानते हैं। और इस कालखंड में प्रसिद्ध पर्वत निर्माणकारी हलचल चर्नियन हुआ था। इस हलचल के दौरान आपके सबसे पुराने मोड़दार पर्वत अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, जो कि आज अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आपका पैलियोजोइक इरा आता है। पैलियोजोइक इरा को हमने 6 शकों में बांटा है। कैम्ब्रियन शक, ऑर्डोवेशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन। यहाँ पे कैलिडोनियन लिखा गया है और हर्सिनियन। कैलिडोनियन और हर्सिनियन ये दोनों पर्वत निर्माणकारी हलचल हैं। कैलिडोनियन आपका डिवोनियन में हुआ था और हर्सिनियन आपका पर्मियन पीरियड में हुआ था। इसे प्राइमरी इपोच के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक युग। अगला आपका मेसोजोइक आता है।
मेसोजोइक मध्यजीवी महाकल्प, इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसको सेकेंडरी इपोच कहते हैं, द्वितीयक युग। 5A आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक में अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी हलचल हुआ। इसको 5 भागों में बांटा गया है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसको टेरिटरी इपोच कहा गया। 5B नियोजोइक। नियोजोइक को 2 भागों में बांटा गया है, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, जिसको क्वाइटेंद्री इपोच या चतुर्थक युग के नाम से जाना गया। अभी तक पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर कोई बर्फीली घटना घटी है या बर्फ़ की चादर पड़ी हो तो वो प्लीस्टोसीन युग में या प्लीस्टोसीन पीरियड में पड़ी है। वर्तमान समय में आपका होलोसीन पीरियड चल रहा है। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं यहाँ पे, इन सब को आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो भी टॉपिक रहेंगे उसमें इन सब का उल्लेख आपको बार बार मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। चट्टानी क्रम। आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर, यानी हमारे भारत के भूगर्भ में जो भी चट्टानें पाई जाती हैं उनका क्या क्रम है। इसी कड़ी में सबसे पहले हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। बताया जा रहा है इसका निर्माण प्रीकैम्बियन काल में भूसतह के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ। आप जानते हैं जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो बहुत गर्म थी, तपते हुए आग का गोला थी। 60 करोड़ वर्ष इसको ठंडा होने में लगा है, जिसे हमने ऊपर अभी अजीवी महाकल्प के नाम से कहा। इसके बाद ही प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इस बात, यहाँ पे बात ना होकर के पठार रहेगा। इस पठार की नदियाँ वृद्धावस्था में पहुंचकर आधार तल को प्राप्त कर ली हैं, यानी यहाँ की नदियाँ बहुत ही पुरानी हैं और वो अब आराम से अपनी यात्रा करती हैं। साथ ही साथ यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। गोंडवाना लैंड, यहाँ पे हम यह बता देना चाहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विखंडन होता है। पैंजियन जितने भी स्थलखंड है पृथ्वी पर एक तरफ या आपस में मिले हुए और उसके चारों तरफ महासागर, तो जो स्थलखंड था उसे हमने पैंजिया का, जो चारों तरफ महासागर था उसे हमने पैंथालसा कहा। कार्बोनिफेरस युग में ये टूटने लगे, टूट करके 2 भागों में बांट गए। टेलर के अनुसार लारेसिया, वेगनर के अनुसार अंगारा लैंड, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड, दोनों के अनुसार। अब इन दोनों के बीच में एक भूसन्निधि थी जिसे हम टेथिस भूसन्निधि के नाम से जानते हैं। तो कार्बोनिफेरस युग में ये टूटे। आगे चल के जुरासिक युग में आपका गोंडवाना लैंड भी टूटने लगा। गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। पैंजिया का अवशेष आज भी अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में शेष है। पैंथालसा का अवशेष आज भी प्रशांत महासागर के रूप में शेष है। ये आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन युग यानी सबसे पुराना, यानी हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत ही पुराना है, जो कि अब नीस शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है, बहुत ही कायांतरित हो चुकी है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में बताता हूँ। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, रवेदार होते हैं। भाई इतनी तपती हुई अवस्था में उत्पत्ति हुई पृथ्वी की और तब आर्कियन क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ, तो कहाँ से जीवाश्म पाए जाएंगे? जल करके सब नष्ट हो गए।
इस प्रकार के चट्टान कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर पाए जाते हैं, अरावली पर नहीं पाए जाते हैं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ यह हिमालय के गर्भ में भी पाई जाती है। भाई हिमालय का निर्माण हम पढ़ते हैं कि नूतन है, निर्माण चल रहा है, लेकिन उसका जो बेस था वो कहीं ना कहीं बहुत पहले ही निर्धारित हो गया था। बाद में इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तब जाकर के हिमालय की अन्य श्रृंखलाएं जन्म लेती हैं। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस में बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक पुराना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक पुराना है। तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे जिसमें बुंदेलखंड नीस जो है सर्वाधिक पुराना है। चलिए अगला देखते हैं, धारावाड़ क्रम की चट्टान। धारावाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण भी आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप ही हुआ है। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह सबसे पहले कर्नाटक के धारावाड़, बिलारी व शिमोगा जिलों में पाया गया। इसी के आधार पर अन्य जगहों पर इसका जैसे अरावली हो गया और जगहों पर भी इसके बारे में जाना गया। यह चट्टान भारत में पाए जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धारावाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ था, जो अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह संसार का सबसे पुराना मोरदार पर्वत है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। सेम प्रोसेस, कुड़प्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण धारावाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक स्थान से हुआ है यहाँ पे। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कृष्णा घाटी, नल्लामलाई श्रेणी, पापाधनी श्रेणी में विस्तृत रूप से पाई जाती है। चौथा आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। यह कुड़प्पा के बाद बनी हैं, परतदार चट्टानें हैं, जिनका निर्माण निक्षेपों द्वारा हुआ है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ मात्रा में जीवाश्म जरूर पाए गए हैं। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थरों से बना हुआ है, अर्थात बालुका पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर कहाँ से लाए गए हैं? विंध्याचल से। तो ये आप याद रखिएगा। इसी क्रम की चट्टानों के खानों में पन्ना मध्य प्रदेश, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के हीरे प्राप्त होते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पांचवा चट्टानी क्रम गोंडवाना क्रम के नाम से जानते हैं। इस चट्टानी क्रम का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग के बीच हुआ है। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में हो गया था। किससे? अंगारा लैंड से। अंगारा लैंड उत्तर की तरफ, गोंडवाना लैंड भी उत्तर की तरफ ही। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो उत्तर वाला जो भाग है वो अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, दक्षिण वाला जो भाग है गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोनिफेरस हो गया, पर्मियन हो गया, ट्रियासिक हो गया, जुरासिक हो गया। इसका निर्माण 4 युगों में हुआ है। और कहा जाता है कि भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। यानी हमारे भारत में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवानी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह परतदार चट्टानें हैं। इनमें मछलियों कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं। इसका विस्तार दामोदर, राजमहल, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों तथा कच्छ, काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान, सोन घाटी एवं वर्धा घाटी तक पाया जाता है। यानी जगह जगह पर इसका विस्तार भी पाया जाता है और स्पेशली इस प्रकार का चट्टानी क्रम जो है नदियों की घाटियों में ही पाया जाता है। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट दामोदर नदी। रानीगंज, झरिया 2 प्रसिद्ध कोयला खदानें हैं जो कि दामोदर घाटी के अंतर्गत ही आती हैं। बात करते हैं छठे चट्टानी क्रम की, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण मेसोजोइक इरा के क्रिटेशियस पीरियड में हुआ है। मेसोजोइक को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। उस समय प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में लावा का या ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ, जिसके कारण 5 लाख वर्ग क्षेत्र पर लावा का विस्तार हो गया और यही लावा आगे चल करके अपरदनात्मक एवं निक्षेपण कार्यों के माध्यम से काली मिट्टी में बदल गई और इसे ही दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकतम भाग महाराष्ट्र में पड़ता है, कुछ भाग गुजरात एवं मध्य प्रदेश की सीमा को लेकर के पाया जाता है। राजमहल ट्रैक नहीं है, ट्रैप है, का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया था, अर्थात क्रिटेशियस के पहले जुरासिक कल्प में ही ज्वालामुखी राजमहल में फूट पड़ी थी। तो ध्यान दीजिएगा, दक्कन ट्रैप का निर्माण बाद में हुआ है और जुरासिक कल्प में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वहां का जो ट्रैप है उसका निर्माण पहले हुआ है। उल्लेखनीय है कि इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जैसा कि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। वास्तव में यह लंबवत संचलन का उदाहरण है, जिससे यहाँ पर अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं। ऊपरमुखी संचलन, ठीक, कारण स्वरूप जल विद्युत उत्पादन की संभावना भी अधिक है। यहाँ पर तालाबों की अधिकता है जिससे सिंचाई वगैरह की जाती है। पठारी भागों के तटीय भागों में अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों और पोताश्रयों का निर्माण संभव हो सका है। तो ये तो हो गई हमारे प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की बात। चलिए अब चलते हैं हिमालय की भूगर्भिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। हिमालय की भूगर्भिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हिमालय के निर्माण में कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने अपने भूसन्निधि के सिद्धांत में कहा था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक छिछला सागर पाया जाता है, जिसे टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। अंगारा लैंड से आने वाली नदियाँ तथा गोंडवाना लैंड से बहने वाली नदियाँ आकर के अपने अवसादों का निक्षेपण टेथिस सागर में करती रहीं। कालांतर में वलन के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक यही बात प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से पता चलती है। कुछ भी हो, हैरी हेस ने अंगारा लैंड को यूरेशियन प्लेट के नाम से संबोधित किया और गोंडवाना लैंड को इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट के नाम से संबोधित किया, अर्थात भारतीय प्लेट के नाम से। भारतीय प्लेट सागरी होने के कारण भारी थी और यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय होने के कारण हल्की थी। फलस्वरूप दोनों के बीच में टेथिस सागर पाया जाता था। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए, टकराए। भारी प्लेट का हल्की प्लेट के नीचे छेपड़ हुआ तो हल्की प्लेट हिमालय पर्वत के रूप में ऊपर उठ गई। ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, बाकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको और अलग अलग जानकारियाँ मिलेंगी।
और यही दो सिद्धांत मान्य हैं। ज्ञातव्य है कि हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कहीं पे किसी तीव्रता का भूकंप आ रहा है तो कहीं पे किसी तीव्रता का भूकंप आ रहा है। साथ ही साथ हिमालय नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग, हिमालयी नदियां लगातार अपना मार्ग परिवर्तित कर रही हैं। पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाली झील के निक्षेप, जिसे हम करेवा के नाम से जानते हैं, ये सब हिमालय के उत्थान के सबूत हैं। यानी हिमालय का उत्थान अभी भी जारी हो रहा है, इसके ये संकेत हैं। ऊपर की तरफ पाया जाने वाला भाग स्थलखंड अंगारा लैंड तथा दक्षिण की तरफ पाया जाने वाला स्थलखंड गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 33 लिखा गया है, ये 33 ना होकर के 33 है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ये 33 है। 33 भूसंयत पाई जाती थी। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारावाड़ युग में हुई डालमा की पहाड़ियों पर, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पहले डालमा, फिर राजमहल जुरैसिक युग में, फिर क्रिटेशियस में दक्कन ट्रैप। भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन बिंदु भारतीय उपमहाद्वीप ही है, जाहिर सी बात है। और ऊपर से हमारा मैदानी भाग, यही है मिलन बिंदु। असम हिमालय शिवालिक हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद प्लेस्टोसीन हिमनद है। मैंने आपको अभी बताया था नियोजोइक इरा को हमने प्लेस्टोसीन होलोसीन में बांटा था, तो प्लेस्टोसीन में ही सबसे बड़ा हिमनद या पूरी पृथ्वी पर हिमनदी का विस्तार हो गया था। कश्मीर घाटी का निर्माण भी प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। भारतीय चट्टानों का क्रम क्रमशः आर्कियन, धारावाड़, कुड़प्पा, विंध्य, दक्कन, गोंडवाना, टर्शियरी है। टर्टियरी लिखा गया है, टर्शियरी है। और टर्शियरी क्रम के दौरान आपके यही मध्य हिमालय और शिवालिक का निर्माण हुआ है। आज हमारे देश की जो भी वर्तमान स्थिति है वो प्लीस्टोसीन युग में निर्धारित हुई है। भारत के टर्शरी क्रम में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे असम वगैरह हो गया, इन सब में राजस्थान हो गया आपका, और बॉम्बे हाई हो गया, इन सब के क्रम में जो चट्टानें हैं पेट्रोलियम पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। यह नवीनतम भूखंड है। कौन? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की, उत्तर भारत के विशाल मैदान की भूगर्भिक संरचना की। यह नवीनतम भूखंड है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर तथा नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। बांगर स्थलखंड का वह भूभाग होता है जहां कभी नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचता था, अब नहीं पहुंचता है। और खादर स्थलखंड का वह भाग होता है जहां पे नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है और नए अवसादों का निक्षेप करता है। मैदानों में ही भूमिगत जल का विशाल भंडार पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। अर्थात जो भूसन्नतियाँ होती हैं वो पर्वतों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों को कायांतरित चट्टानों का क्रम भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, आर्कियन क्रम की चट्टान बहुत ही पुरानी क्रम की चट्टान है। आज वह वर्तमान स्थिति में कई बार रूपांतरित हो गई है और रूपांतरित होने के कारण इसे कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। राजस्थान का मरुस्थल भी भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीप पठार का भाग है। यहाँ पे हमने भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखा।
कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपने कीमती सलाहों को हमारे पास तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।